सन 1942 का वह समय था जब विश्व भर में द्वितीय युद्ध की भयंकर आग धधक रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य, जो भारत पर शासन कर रहा था, ने सोचा कि युद्ध की यह कठिन घड़ी भारत से समर्थन लेकर आसान की जा सकती है। इसी बीच समुद्र की ओर खतरनाक जापानी नौसेना का हमला भी मंडराने लगा था। दक्षिण भारत के बंदरगाहों विशाखापत्तनम और कोकनाडा पर जापानी हवाई हमलों ने तबाही मचाई। हजारों निर्दोष नागरिक और सैनिक हताहत हुए। महात्मा गांधी का विश्वास गहराता गया कि ब्रिटिश उपस्थिति ही जापानी आक्रमण को बढ़ावा दे रही है। अगर भारत को ब्रिटिशों से मुक्त कर दिया जाए, उन्होंने लिखा, तो यह जापानियों को सोचने पर मजबूर कर देगा। ब्रिटिश उपस्थिति जापान के लिए आमंत्रण समान है। उनका हटना इस खतरे को खत्म कर देगा। गांधी का मानना था कि अब और कोई विकल्प नहीं बचा। ब्रिटिशों को भारत को अकेला छोड़ देना चाहिए। गांधी ने कांग्रेस के कट्टर समर्थकों के साथ मिलकर यह तय किया कि अब वक्त आ गया है ब्रिटिश और भारतीयों के बीच पूर्ण अलगाव का। महात्मा गांधी अपनी अंतिम और सबसे भव्य सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत के लिए तैयार थे, क्विट इंडिया मूवमेंट। इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा असर डाला। लेकिन इस आंदोलन का विरोध भी हुआ। विशेष रूप से विनायक दामोदर सावरकर और आरएसएस ने इसे स्वीकार नहीं किया। सावरकर और आरएसएस ने आजादी की लड़ाई के बजाय ब्रिटिश शासन का समर्थन किया। उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश की। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, यही है इतिहास, बाकी सब बस बकवास। ब्रिटिश भारत से क्यों भागे, इसका तीसरा एपिसोड आपके सामने है। आज बात होगी क्विट इंडिया आंदोलन की। महात्मा गांधी, नेहरू, जिन्ना, सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की। 8 अगस्त का दिन था। मुंबई के विशाल मैदान में कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। तत्काल स्वतंत्रता की मांग के साथ सभी भारतवासियों को ब्रिटिश शासन को देश से बाहर निकालने के लिए एकजुट होने का बुलावा दिया गया। जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का जोश भरा आह्वान किया, भारत के अंबर में क्रांति की बिजली गरजने लगी। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा समझा। अगले ही दिन कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को जबरदस्ती गिरफ्तार कर जवाहरलाल नेहरू, अन्य सीनियर नेता और सुभाष चंद्र बोस के समर्थक सब सलाखों के पीछे थे। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैल गया। सड़क से लेकर गली गली, छोटे छोटे गांवों तक हर धड़कन में स्वतंत्रता की अलख जग गई। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, हर वर्ग ने विद्रोह की मशाल हाथ में उठाई। रेलवे लाइनें कटने लगीं, डाकखानों और सरकारी कार्यालयों पर कब्जे और विद्रोह के नजारे आम हो गए। लोगों ने ब्रिटिश पुलिस को खुलकर चुनौती दी, ऐसी शक्ति और जोश दिखाया जिसकी कल्पना मुश्किल थी। इतिहासकारों का मानना है कि जबकि कांग्रेस के नेता जेलों में बंद थे, सत्याग्रह का त्याग कर देश में व्यापक अराजकता फैल गई। ब्रिटिश अधिकारी खुद डर के साए में थे। गांवों में सशस्त्र संघर्ष हुए। जमींदारों और ब्रिटिश ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क गई। इस विद्रोह में कई लोग अपने प्राणों की आहुति भी दे बैठे। ब्रिटिश दमन भी बेरहम था। गोलियां चलाई गईं, हजारों गिरफ्तार हुए। इसी बीच महात्मा गांधी ने अपनी आशा की ज्वाला जलाए रखने के लिए 21 दिन का उपवास रखा। यह उपवास केवल एक शारीरिक त्याग नहीं था, बल्कि ब्रिटिशों के सामने सत्याग्रह की अद्भुत ताकत का प्रतीक था। इस भयंकर संघर्ष के दौरान 1 लाख से अधिक गिरफ्तारियां हुईं, बड़ी संख्या में जुर्माने लगाए गए और प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए। स्वतंत्रता सेनानियों की हताहत संख्या 1000 से अधिक थी। हालांकि कांग्रेस ने इसे 4000 से 10,000 तक अनुमानित किया। लगभग 3000 से अधिक घायल हुए। बॉम्बे में गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो स्थापित किया गया था, जो पूरे भारत और बर्मा में सुना जा सकता था। यह स्टेशन आंदोलन के प्रमुख नेताओं, जिनमें महात्मा गांधी भी थे, के रिकॉर्डेड संदेशों को प्रसारित करता रहा। इसने देश भर की घटनाओं की जानकारी दी, जो आधिकारिक सरकारी प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो की कथाओं की सच्चाई को उजागर करती थीं। ब्रिटिश सरकार को इस प्रसारण को रोकने में बड़ी कठिनाई हुई और इसे बंद करने के लिए जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार करने में 3 महीने लग गए। सावरकर, जो हिंदू महासभा के नेता थे, खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर हिंदू महासभा और सामान्य रूप से हिंदुओं से आग्रह किया
कि वे इस आंदोलन को कोई सक्रिय समर्थन न दें। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने वीडी सावरकर की हिंदू महासभा का साथ दिया। महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान के बीच बॉम्बे होम डिपार्टमेंट ने टिप्पणी की कि आरएसएस ने खुद को कानून के दायरे में रखा और विशेष रूप से अगस्त 1942 में हुए उपद्रवों में भाग लेने से परहेज किया। आरएसएस के प्रमुख एमएस गोलवलकर और उनके पूर्णकालिक कार्यकर्ता दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मढोक और एल.के. अडवाणी ने इस समय आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। उनकी यह व्यवहारधारा इस बात की झलक थी कि वे आंदोलन के इस चरण में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हुए। बंगाल की हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस के इस आंदोलन के प्रति विरोधी रुख में थे। उन्होंने 26 जुलाई 1942 को गवर्नर को लिखा कि बंगाल में इस आंदोलन का सामना कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस आंदोलन कर रही है, वह पहले से ही जनता के प्रतिनिधियों के पास है। उन्होंने यह भी लिखा कि भारतीयों को ब्रिटिशों पर भरोसा करना चाहिए ताकि वे प्रांत की रक्षा और स्वतंत्रता को बनाए रख सकें। दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की फजलुल हक सरकार में वित्त मंत्री थे। फजलुल हक वही मुस्लिम लीग नेता थे जिन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव रखा था। इस लाहौर प्रस्ताव में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग और संप्रभु राज्यों की मांग की गई थी। लाहौर डिक्लेरेशन को पाकिस्तान आंदोलन की नींव माना जाता है। हक ने बाद में मुस्लिम लीग को तोड़कर हिंदू महासभा के साथ एक साझा सरकार का गठन किया, जिसमें अधिकतर लोग मुस्लिम लीग के ही थे। सावरकर ने हिंदू महासभा के नेताओं को आदेश दिया था कि वे इस जापान के विरुद्ध युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सरकार के युद्ध प्रयासों के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के समर्पित सहयोग करें। खासकर बंगाल और असम में बड़ी संख्या में सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होने का आह्वान किया गया। यह वह समय था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मन और जापानी सेनाओं की मदद से भारत को आजाद कराने में जुटे हुए थे। नेताजी, जो गांधी के ब्रिटिशों के प्रति मधुर रवैये से असहमति के कारण भारत छोड़कर चले गए थे, ने बर्लिन में भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने की खबर पाकर आजाद हिंद रेडियो पर 17 अगस्त 1942 को अपने संदेश में उन्होंने इस आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध करार दिया। उन्होंने देश के सभी वर्गों से आंदोलन में भाग लेने की अपील की और गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियों को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। इस अवधि में हिंदू महासभा की भूमिका एक विवादास्पद पहलू के रूप में सामने आई, जब उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कई प्रांतों में गठबंधन सरकारों का गठन किया, जबकि देश में क्विट इंडिया आंदोलन जोर जोर से चल रहा था। सावरकर और हिंदू महासभा ने दूसरे विश्व युद्ध की आपदा में सत्ता का अवसर देखा। जब कांग्रेस ने भारत को जबरन युद्ध में घसीटने के खिलाफ सभी क्षेत्रीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया, सावरकर और महासभा लपक पड़े। उन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना ली। सच्चे अवसरवादी की तरह हिंदू महासभा के सदस्य 1940-41 के आसपास गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह की मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुए। मार्च 1943 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित करने के बावजूद हिंदू महासभा के मंत्री इस्तीफा देने के बजाय विरोध दर्ज कराते हुए सरकार में बने रहे। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में भी मई 1943 में हिंदू महासभा ने सरदार औरंगजेब खान की लीग मंत्रिमंडल के साथ साझेदारी की, जहां हिंदू महासभा के मेहर चंद खन्ना को वित्त मंत्री बनाया गया। मुस्लिम लीग ने भी क्विट इंडिया आंदोलन का विरोध किया, मुसलमानों से आंदोलन में भाग न लेने का आह्वान किया। 16 अगस्त 1942 को मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की और कहा कि कांग्रेस का यह कदम मुसलमानों को उनकी शर्तों पर समर्पित करने का प्रयास है। जिन्ना ने इसे तलवार की नोक पर अपने मांगे मनवाने और आंतरिक गृह युद्ध के समान बताया। इस प्रकार हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया और क्विट इंडिया आंदोलन को कमजोर करने में सक्रिय भूमिका निभाई। आप सुन रहे हैं, यही है इतिहास, बाकी सब बकवास। जय हिंद।